हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी बुक में आपका स्वागत है। भाग 5, मार पिटाई और अपमान का जहर। बंदियों को जरा जरा सी बातों के बहाने जमकर पीटा जाता था और कई बार तो उन बेरहम अधिकारियों को बांधने की भी जरूरत महसूस नहीं होती थी। मिसाल के लिए हमारे यहाँ डबल रोटी राशन में मिलती थी, जिसके लिए हम सबको कतार में खड़े होना होता था। एक बार मेरे पीछे खड़ा व्यक्ति कतार की सीधाई को नजरअंदाज करते हुए थोड़ा सा हटकर खड़ा हो गया और यूं कतार का टेढ़ा होना एक ऐसा सिपाही को पसंद नहीं आया। मैं नहीं जानता था कि मेरे पीछे क्या चल रहा था और न ही मुझे ये पता था कि एसएस अधिकारी के दिमाग में क्या खुराफात आ गई थी। अचानक मेरे सिर पर 2 करारी चोट पड़ी। तभी मैंने पीछे मुड़कर अपने पास खड़े एसएस अधिकारी को देखा, जो अपने हाथ में एक छड़ी लिए खड़ा था। ऐसे पलों में शारीरिक पीड़ा इतनी कष्ट नहीं देती और ये भाव सजा पाए बच्चों के साथ साथ वयस्कों पर भी लागू होता है। बल्कि इस अन्याय से पैदा होने वाली मानसिक पीड़ा इंसान को बेचैन कर देती है। ऐसी घटना से जुड़ी नाइंसाफी सहन करना मुश्किल हो जाता है और मन ही मन एक गुस्सा सा सुलगने लगता है। कैसी अजीब बात है कि कई बार अचानक किया गया कोई वार, जो शायद निशाने से भी चूक गया हो, उस तयशुदा हालात में ऐसी चोट दे जाता है जो शायद सही निशाना लगने पर भी महसूस न हुई होती। एक बार मैं बर्फीले तूफान के दौरान रेल की पटरी के पास खड़ा था। हमारे दल को खराब मौसम के बावजूद काम करने का हुक्म मिला था। मैं पटरी की मरम्मत के लिए रोड़ी यानी पत्थर के टुकड़े डालते हुए कड़ी मेहनत कर रहा था, क्योंकि अपनी देह को गर्माहट देने के लिए इसके सिवा कोई दूसरा तरीका भी नहीं था। मैं केवल एक पल के लिए अपनी उखड़ी सांसों पर काबू पाने के लिए रुका और अपने बेलचे का सहारा लेते हुए उस पर झुक गया। बदकिस्मती से सिपाही भी उसी समय पीछे घुमा और उसे लगा कि मैं रामखोरी कर रहा हूँ, काम से जी चुरा रहा हूँ। उसने मुझे उस दिन अपने अपमानजनक शब्दों या गुस्सों से चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि उसने तो अपनी ओर से एक शब्द तक कहने की जरूरत नहीं समझी। उसने अपने सामने खड़ी फटेहाल इंसानी आकृति के लिए एक अपशब्द तक मुंह से नहीं निकाला, तो शायद अब उसे किसी इंसानी आकृति का एहसास तक नहीं देती होगी। उसने अपनी मौज में वहीं से एक पत्थर उछाल कर मेरी ओर फेंका, मानो वह किसी जानवर का ध्यान अपनी ओर खींचना चाह रहा हो, किसी पालतू जानवर को काम पर लगने का संकेत दे रहा हो, या एक ऐसे जीव से पेश आ रहा हो जिसके और आपके बीच इतना सा भी सामान्य संपर्क नहीं होता कि आप उसे कोई सजा दे सकें या कड़े शब्दों में फटकार सकें। मार पिटाई का सबसे पीड़ादायी भाग उससे जुड़ा अपमान ही होता था, जिसे वे बड़ी मुस्तैदी से लागू करते थे। एक बार हमें बर्फीले रास्तों से भारी और लंबे सहतीर ढोकर ले जाने थे। अगर एक भी आदमी का पैर फिसलता तो वह अपने साथ साथ उन सभी बंदियों के लिए भी खतरा बन जाता, जो उसके साथ उसी सहतीर को उठाकर चल रहे होते। मेरे एक पुराने दोस्त के कुल्ले में थोड़ी दिक्कत थी। वह खुश था कि उसे अपनी विकलांगता के बावजूद काम करने का मौका मिला हुआ था, क्योंकि अपंग लोगों को तो बंदियों के चुनाव के दौरान ही मौत दे दी जाती थी। वह इतने भारी सहतीर के बाहर तले दबकर एक और को लंगड़ाते हुए चल रहा था। तभी ऐसा लगा कि वह गिरने ही वाला है और उसके साथ ही बाकी सब भी गिरते। मैंने उस समय सहतीर नहीं उठा रखा था, इसलिए मैं बिना किसी सोच विचार के उसकी मदद के लिए आगे बढ़ गया। ऐसा करने के इनाम में मुझे झट से पीठ पर गहरा वार मिला, कड़े शब्दों में फटकारा गया और अपने स्थान पर वापस जाने का आदेश दिया गया। कुछ ही मिनट पहले मुझ पर अपना गुस्सा बरसाने वाले वही सिपाही हमें धिक्कारते हुए ऐसा कह चुका था कि हम ऐसे सुअर हैं जिन्हें साथियों के साथ मिलकर काम करना नहीं आता। एक बार की बात बताता हूँ। हम सभी जंगल में थे और हमें 2 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर मिट्टी की ऊपरी परत खोदनी थी।
जो बर्फ के साथ जमकर कड़ी हो चुकी थी। वहाँ पानी की पाइप डाले जाते थे। तब तक मैं शारीरिक रूप से बहुत दुबला हो गया था। हमारे साथ लाल टमाटर जैसे गालों वाला फोरमैन भी आया था। उसका चेहरा निश्चित रूप से मुझे किसी सुअर के चेहरे की याद दिलाता था। मैंने देखा कि उसने उस कड़कड़ाती सर्दी में सुंदर, गर्म व ऊनी दस्ताने पहन रखे थे। वह कुछ देर तक लगातार मुझे चुपचाप देखता रहा। मैंने महसूस किया कि मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी होने वाली थी, क्योंकि मेरे आगे मिट्टी का ढेर पड़ा था, जिसे देखकर फौरन अंदाजा लगाया जा सकता था कि मैंने तब तक कितनी मिट्टी खोदी थी। और फिर वह बोला, सुअर कहीं की, मैं कब से तुझे ही देख रहा हूँ। अब मैं तुझे सिखाऊंगा कि काम कैसे करते हैं। जरा देख कि तू कैसे अपने दांतों से मिट्टी खोदेगा। तू जानवर की मौत मरेगा। मैं 2 ही दिन में तेरा सफाया करवा दूंगा। लगता है तूने सारी जिंदगी किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया। तू करता क्या था, खबीस? कोई काम धंधा करता था? मैं तो यह सब सुनने का आदी हो चला था, पर जान से मारने की इस धमकी को थोड़ा गंभीरता से लेना जरूरी लगा। इसलिए मैं सीधा खड़ा हुआ और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मैं एक डॉक्टर था, एक विशेषज्ञ। क्या डॉक्टर? शर्त लगा सकता हूँ कि तुम मरीजों से अच्छा पैसा ऐंठता होगा। मैंने अपना अधिकतर काम बिना पैसों के किया है और क्लिनिकों में गरीबों का मुफ्त इलाज भी किया है। कहने को तो मैं कह गया, पर शायद बात हद से पार हो गई थी। वह झट से मुझ पर लपका और किसी पागल की तरह चिल्लाते हुए गुस्से और लाते बरसाने लगा। अब मैं याद नहीं कर पा रहा कि उसने इस दौरान मुझे चिल्लाते हुआ क्या कहा था। मैं आपको इस मामूली सी घटना के माध्यम से बताना चाहता था कि कई बार ऐसे पल भी आते हैं जब नफरत से पैदा हुए गुस्से के कारण खुद को भावहीन समझने वाला बंदी भी भड़क सकता है। ये गुस्सा किसी नाराजगी या चोट के कारण नहीं, बल्कि इससे जुड़े अपमान की वजह से सामने आता है। उस समय अचानक मेरे सिर पर खून सवार हो गया था, क्योंकि मेरे सामने बैठा ऐसा आदमी मेरे जीवन को परख रहा था, जो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता था। वैसे मैं आपके आगे अपने मन की बात भी रखना चाहूँगा। बाद में मैंने अपने साथ काम करने वाले बंदियों के सामने इस घटना के बारे में ऐसी बात कही, जिसे कहकर मेरे दिल को उस बच्चे की तरह तसल्ली मिली जो पीठ पीछे दोस्त की बुराई करके अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। यह आदमी कितना वाहियात और बेरहम दिखता है। अगर मेरे अस्पताल के भारी रोगियों को संभालने वाली नर्स को इसे देख लेती तो वह इसे प्रतीक्षा कक्ष में बैठने की इजाजत तक न देती। कापो की मेहरबानी। खुशकिस्मती से मेरे दल का कापोस यानी प्रमुख अधिकारी मेरे लिए थोड़ा नरम रवैया रखने लगा था। वह कुछ हद तक मुझे पसंद भी करने लगा था, क्योंकि मैं उसकी प्रेम कहानियां और विवाह के विज्ञापनों से जुड़ी समस्याओं के बारे में सुनता था, जो वह काम पर पैदल जाते समय मुझे अक्सर सुनाया करता। मैंने अपनी जांच पड़ताल और मनोवैज्ञानिक सलाह से उसके चरित्र की व्याख्या करते हुए उस पर अपना प्रभाव जमा लिया था। इसके बाद मैं मेरा आभारी हो गया था, जो मेरे लिए बहुत मायने रखता था। पहले भी कई अवसरों पर वह मेरे लिए हमारी टुकड़ी की पहली 5 पंक्तियों में से एक में अपने साथ मेरे लिए स्थान आरक्षित रख चुका था, जिसमें करीबन 280 लोग होते थे। उसका ऐसा करना मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित होता था। हम सबको अंधेरे में उठकर उन पंक्तियों का हिस्सा बनना होता था। सभी इस बात से डरते थे कि कहीं देर न हो जाए, वरना उन्हें पिछली कतारों में भेज दिया जाएगा। दरअसल जब भी किसी भी बेकार और फालतू के कामों के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती तो वरिष्ठ कापो सामने आता और उस काम के लिए पिछली कतारों में खड़े बंदियों को ही चुनता। इन लोगों को किसी अनजान जगह पर अनजान पहरेदारों के नेतृत्व में अटपटे कामों के लिए भेज दिया जाता था। अक्सर ये काम काफी जोखिम भरे होते थे। कभी कभी वरिष्ठ कापो पहली 5 पंक्तियों में से भी किसी एक व्यक्ति को चुन लेता, जो अपने आप को कुछ ज्यादा ही चालाक दिखाने की कोशिश में होता। किसी भी तरह के विरोध को मारपीट करके तुरंत दबा दिया जाता और चुने गए लोगों को चीख चिल्लाहट व घूसों के बीच वहां से खदेड़ कर ले जाया जाता। हालांकि जब तक हमारे कापों को अपने दिल की बात सुनाने के लिए किसी साथी की जरूरत थी, तब तक मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता था।
मेरे लिए निश्चित रूप से उसके पास एक सम्मानजनक स्थान सलामत रहता था, लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य लाभ भी मिलते थे। लगभग सभी शिविरवासियों की तरह मैं भी एडिमा यानी शरीर में सूजन के रोग से ग्रस्त था। मेरी टांगें इतनी सूजी हुई थी और उनके ऊपर की चमड़ी में इतना खिंचाव था कि मैं अपने घुटने तक नहीं मोड़ सकता था। मुझे अपने जूतों के फीते भी खोलकर रखने पड़ते थे ताकि मेरे सूजे हुए पैर उनके भीतर आ सके। अगर मेरे पास जुराबें होती भी तो भी उन्हें पहनने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस तरह मेरे अधखुले नंगे पैर हमेशा गीले रहते और मेरे जूतों में बर्फ भरी रहती। पैरों में शीत दंश और बीमारियों के मारे हालत पस्त थी। एक एक कदम जमीन पर रखना यूं लगता मानो कोई भी भारी जुर्म किया जा रहा। जब हम बर्फ से भरे खेतों से होकर निकलते तो हमारे जूतों पर बर्फ जमा हो जाती। लोग चलते समय बार बार फिसलते और उनके पीछे चलने वाले भी उन पर धड़ाधड़ गिरते चले जाते। तभी कोई सिपाही आगे आता और उन आदमियों पर बंदूक के कुंदे बरसाकर उन्हें उठाने की कोशिश करता ताकि रुके हुए कारवां को आगे बढ़ाया जा सके। आप कारवां के जितने अगले हिस्से में होते आपके लिए सजा उतनी कम होती कि किसी के गिरने से आपको भी गिरना पड़ेगा और फिर कोड़ों की मार सहते हुए अपने दुखते पैरों से भाग भाग कर आगे निकल गए लोगों से कदमताल करना होगा। चिकित्सक के रूप में आदरणीय कापो की नियुक्ति पाकर मैं बहुत खुश था, क्योंकि इस तरह मैं पहली पंक्ति में सामान्य चाल रखते हुए चल सकता था। जब लंच के दौरान हमें कार्यस्थल पर सूप परोसा जाता था तो मेरी बारी आने पर वह मेरी सेवाओं के अतिरिक्त भुगतान के तौर पर सूप के चमचे को बर्तन में गहराई तक ले जाकर सूप परोसता ताकि मेरे कटोरे में थोड़े गाढ़े सूप के साथ कुछ मटर के दाने भी आ सके। इस तरह मैं केवल पानी वाला सूप पीने से बच जाता। ये कापो एक भूतपूर्व सैन्य अधिकारी था। मैंने जिस फोरमैन से झगड़ा किया था उससे तो कापो ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं एक अच्छा और हुनरमंद मजदूर था। हालांकि इससे उस मामले में कोई मदद नहीं मिली, पर वह इसके बावजूद मेरी जान बचाने में सफल रहा। उस फोरमैन के साथ हुई झड़प के अगले ही दिन वह मुझे दूसरे कार्यकारी दल में काम करने के लिए खींच ले गया। इससे कई अवसर आए जब मेरी जान पर बन आई, लेकिन उसकी सज्जनता ने मुझे बचा लिया। हम जहाँ निर्माण का काम करते थे वहाँ के फोरमैन हमारे लिए खेद प्रकट करते और हमारी असुविधा को दूर करने व हालात को सहज करने की पूरी कोशिश करते, लेकिन फिर भी वे हमें यह हाथ दिलाने से नहीं चूकते थे कि हम जितना काम करते थे उससे भी कम समय में एक काम मजदूर उससे कई गुना ज्यादा काम कर सकता था। लेकिन यदि उनसे कहा जाता कि ये काम मजदूर 10.5 औंस डबल रोटी, जो कि असल में इतनी भी नहीं मिलती थी, तथा 1/3 पीन पतले सूप पर प्रतिदिन नहीं जीता था। एक आम मजदूर को उस मानसिक दबाव में नहीं जीना पड़ता था जिसमें उन दिनों हम जी रहे थे। एक आम मजदूर को हमेशा हर वक्त आसपास नाच रही मौत की चेतावनी नहीं मिलती थी। उसे उसके परिवार की जानकारी से अनजान नहीं रखा जाता था, जो दूसरे शिविरों में भेज दिए गए थे या शायद गैस चैम्बरों के हवाले कर दिए गए थे, तो शायद वे हमारे पक्ष को भी समझ जाते। एक दिन तो मैंने एक दयालु फोरमैन से कह भी दिया था, जितने कम समय में मैंने तुमसे सड़क बनाने का काम सीखा है, अगर उतने ही कम समय में तुम मुझसे दिमाग का ऑपरेशन करना सीख सकते तो मैं पक्का तुम्हारा शागिर्द बन जाता। और वह दांत निकाल कर कीकी करने लगा। जान की सलामती। उदासीनता दूसरे चरण का प्रमुख लक्षण थी। यह आत्मरक्षा के लिए एक जरूरी तंत्र था। धुंधलाती हुई हकीकत और सारे प्रयास व भाव एक ही कार्य पर केंद्रित, अपनी व अपने मित्र की जान की सलामती। जब भी बंदी शाम को काम से वापस लौटते तो अक्सर उन्हें चैन की एक सांस के साथ ये कहते सुना जा सकता था, चलो एक और दिन बीत गया। ये बंदी गहरे दबाव और लगातार जीवित बने रहने के लिए की जा रही जीत और कोशिश के बीच जी रही थी। इसके कारण उनका अंदरूनी जीवन मजबूरन साधारण स्तर तक आ गया था। कैंप में मेरे अनेक साथी ऐसे थे जो मनोविश्लेषण में प्रशिक्षण ले चुके थे और वे शिविर वासियों के बीच अक्सर वापसी की बात करते थे।
मानसिक जीवन के और अधिक असभ्य रूप की ओर वापसी। उनकी इच्छाएं और कामनाएं उनके सपनों में साफ रूप से देखी जा सकती थी।